तो आज की क्लास में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हम करेंगे और ये 2 लेक्चर होगा। ठीक है। पहले कोशिश करते हैं कि आज के इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाए और बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ जो इनकी कैटेगरीज हैं एनिमल्स की वो हम क्लियर कर। ठीक है। उसके बाद हम प्लांट्स के और फॉरेस्ट के बारे में बता करेंगे। ठीक है। और जो क्लोजिंग कमेंट्स होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। तो आज के टारगेट जो हमारे साथ रहेंगी वो रहेगा कि बायोडायवर्सिटी क्या है, फ्लोरा एंड फौना क्या है, यानी जिसको हम दूसरे शब्दों में वाइल्ड लाइफ एंड क्या बोलते हैं, प्लांट्स एंड दूसरा भी शब्द ले लीजिए, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला, है ना। और बेनिफिकेशन जो फॉरेस्ट को हम कर रहे हैं और इंटरनेशनल यूनियन जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एशियाटिक चीता के बारे में, हिमालयन यू के बारे में, और फॉरेस्ट को के डिप्लीशन यानी क्षय बर्बाद खत्म होने के कारण क्या है। क्लियर है? सभी लोग अलाइंड हैं? ये टारगेट है आज का। और ये जो चैप्टर है प्योर थ्योरेटिकल है, तो अगर इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, इसमें कुछ ना कुछ चीजें जोड़ने की बात है तो समझ आएगा, अदरवाइज फिर आपको रोट लर्निंग करनी पड़ जाएगी। और क्वेश्चंस काफी लॉन्ग हैं और आंसर्स के कंसेप्ट और कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें। मसलन इसमें आपको डेटा मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, नंबर मिलेगा, नाम मिलेंगे, जगहों के नाम मिलेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिए। और सेम डे रिवीजन जो एज यूजुअल बार बार बोलता हूं वो तो जरूरी है ही। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमको समझना है कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हम किसको कहते हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और वाइल्ड लाइफ भी वही है, जंगली जीवन, है ना। तो हम बेसिकली इसके अंदर इस चीज की बात करेंगे कि वी द ह्यूमन अलोंग विद ऑल द एनिमल ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। अभी आगे बताऊंगा कि इकोलॉजिकली सिस्टम कैसे हम क्रिएट करते हैं। जो इकोलॉजिकल शब्द आ रहा है ये बनता कैसे है। ठीक है। सबसे पहले समझना है कि हम जब बायो में भी पढ़ रहे होते हैं तो हम वहां 2 ही चीज पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमंस को हम बाद में जाकर सेग्रीगेट करते हैं, अदरवाइज तो इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। The whole system is not governed by the humans as we are the part of the system and very much dependent on this. ये समझना होगा क्योंकि हम लोग क्या है, हेटेरोटॉपिक है या ऑटोटॉपिक है। ठीक है। इसका मतलब हम अपने भोजन न्यूट्रिशन के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंसी है वो इसी फ्लोरा एंड फौना के ऊपर है। अगर कार्निवोरस है तो एनिमल्स के ऊपर है, और हर्बीवोरस है तो प्लांट्स के ऊपर है, और ओमनीवोरस है तो दोनों पे है। इसका मतलब इनका सही रहना हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और ये हमें समझना होगा। ठीक है। इंडिया रिच है बायोडायवर्सिटी में। 8% जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देखने को मिलते हैं दुनिया में वो भारत के अंदर है। 81,000 से ज्यादा फौना और 47,000 जो है फ्लोरा हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं जो इंडेमिक है इंडिया में। अब ये इंडेमिक क्या है, रेयर क्या है, एक्सटिंक्ट क्या है, इंडेंजर्ड क्या है, ये आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। किस बिहाफ पर हम किसको क्या कहते हैं ये इसका डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज पर ये नंबर, और उसके बाद वो किसके बेसिस पे किसको कैटेगराइज किया जा रहा है, आखिर क्यों कैटेगराइज किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, एक डायवर्सिटी है जो इमेंसली रिच होता है वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज के बीच का। डाइवर्स है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड क्लोजली इंटीग्रेटेड है सिस्टम जो कि थॉरली नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बनाता है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जानवरों और पेड़ पौधे के जरिए बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक दूसरे पे हर किसी व्यक्ति का आश्रित होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक बकरी है, आपने फूड चेन पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ा है, बकरी घास को खाएगी, उसको फिर शेर खाएगा, फिर उसका पढ़ा है ना ये पूरा प्रोसेस। उसमें से किसी को भी एक निकाल दीजिए वो पूरा चेन खराब हो जाता था, पढ़ा था आपने। नाइट्रोजन साइकिल भी इसी तरीके से पढ़ा है आपने। तो सेम ये जो सर्कल है ना वो भी इसी तरीके से, हर किसी का डिपेंडेंसी उसी तरीके का है। एंड वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इस डिपेंडेंसी के अंदर किसी भी वैरायटी या किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को या किसी को हटा देना इस पूरे चेन को खराब करना है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अगर हम एक वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, लेट्स से भारत, लेट्स से रशिया, लेट्स से अफ्रीका, लेट्स से अमेरिका, लैटिन अमेरिका वर्ड है लेकिन सॉरी साउथ अमेरिका, है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे किसी भी एक जगह का उठाते हैं हम, किसी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, वेदर इट इज अ प्रोविंस, स्टेट, कॉन्टिनेंट, व्हाटएवर, जो भी आपका डेटा हो,
तो उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट। क्लियर है? दूसरे शब्दों में वैरायटी ऑफ द लाइफ इट इज सीन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम और इंटायर अर्थ। अब इकोसिस्टम जानते हैं जहां जीवन पॉसिबल होता है, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? बायोम किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए एक चीज होता है आपका कि लिथोस्फीयर होता है ना, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? बोलिए। हाँ, तो लिथोस्फीयर, फिर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, और फिर क्या होता है? जब ये तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा बायोस्फीयर। और वहां पे जहां पे इसका नैरो जोन, जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं ना। ये तो बेसिक है, सबको मालूम है? नहीं मालूम था तो यहां ध्यान देंगे, अगर सबको मालूम है इट्स वेल एंड गुड। तो इससे, इस जीवित पूरे स्लाइड से हम क्या समझते हैं कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर हम देख रहे हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और डीप जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि ये एक इकोसिस्टम है। किन चीजों का? जीवित पेड़ पौधे और जानवरों के समागम और उनकी वैरायटी एक्सटेंस और एक स्पीसीज को लेकर, जहां सिर्फ हम नहीं है। यहां पर अगर मनुष्य भी है तो हर मनुष्य एक जैसा नहीं है, मनुष्यों में भी वैरायटीज हैं, है कि नहीं है? यहां भी ट्राइब्स हैं, स्पीसीज हैं, है कि नहीं? अलग अलग तरीके से आप देख लो, जैसे यूगोस्लोवाकिया के लोग होंगे वैसे अफ्रीका के नहीं होंगे, जैसे अफ्रीका के हैं वैसे यूरोप के नहीं है, मिडिल ईस्ट एशिया के नहीं है, एशिया के नहीं है, हम लोग नहीं है, ऑस्ट्रेलियन लोग कुछ अलग है कि नहीं है? ना सिर्फ देखने में बल्कि सोचने में, खाने पीने में, जिंदगी रहने में, बिलीव में, हर चीज में डिफरेंस है। क्लियर है? बोलिए। फर्स्ट बेंच क्लियर है ये चीज? अब भाई हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम थ्रीट की भी बात करेंगे। खतरा क्या है बायोडाइवर्सिटी को? तो बड़ा ध्यान से देखिए कि 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% मैमल्स आर ऑन द थ्रीटेंड लिस्ट, खतरे के निशान पर है। 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% मैमल्स। मैमल्स तो जानते हैं ना, फीमेल्स जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, है ना? तो मैमल्स करते हैं उनको, और वो थ्रीटेंड लिस्ट में आते हैं, खतरे के लिस्ट में आते हैं। ठीक है? 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 बर्ड्स, 15 रेप्टाइल। अब ये जो रेंगने वाले होते हैं रेप्टाइल्स कहते हैं, मालूम है ना आपको? एंड 3 ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन उनको कहते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग, है ना? थ्रीटेंड है। 1500 प्लांट स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड है, खतरे में है। ये डेटा है। The forest and the trees cover is only 78.92 million hectares. इतना ही हेक्टेयर हमारे पास जो है उसमें फॉरेस्ट है। The share of the forest land is only 24% of the total area. जितना एरिया भारत के पास है, कितना है ना? लाख स्क्वायर किलोमीटर, यही है ना? इसमें देख लो 24% यही एरिया है जो अपने पास फॉरेस्ट है, और वो भी इंडेंजर्ड और इन सारी कैटेगरीज में। क्लियर है यहां तक? चलिए, फ्लोरा एक कलेक्टिव टर्म को यूज किया जाता है जिससे हम किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? कोई परेशानी? होल प्लांट किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। फ्लोरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ। कोई परेशानी? आप इसको शॉर्ट टर्म डेफिनेशंस के अंदर यूज कर सकते हो। फौना यूज किया जाता है स्पीसीज ऑफ एनिमल के बारे में बताने के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन या पीरियड के। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? चलिए, फ्लोरा एंड फौना में माते हैं। इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा 20%, ये जो मैंने पीछे भी दिया है, इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, दयनीय दशा में, दैट इज ऑन द वर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलिट एंड प्लांट लाइक। अब देखो इसमें कई जो है महुआ का, देखो स्पीसीज ऑफ। चले आगे, कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? ये रिवीजन से कंप्लीट होगा, इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं है कि आपको ऐसे पढ़ लो, ये नाम याद कर लो, ऐसे हो जाएगा। पिक्चर सामने रखिएगा, हर स्लाइड में पिक्चर है, पिक्चर को देखेंगे, नाम को देखेंगे तो वो विजुअलाइज होगा। ठीक है? कोई परेशानी? अब आगे देखते हैं। इसमें हम फॉरेस्ट को जो बर्बाद कर रहे हैं, इसी के शब्द को हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, है ना? एक व्यापक रूप से अगर देखें,
forest and the trees cover in the country is estimated at 807 to 76 square kilometer, which is 24.56% of the total geographical area, जो मैंने पीछे आपको दिया है. 12.4% open forest, 9.2% and 0.15% of mangrove. ये जब टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि किस फॉरेस्ट की कितनी अहमियत है. According to the State of Forest Report 2019, the dense forest cover has increased by 3976 square kilometers since 2000 due to the conservation measure, plantation etc. जो वृक्षारोपण और जो है 2 पेड़ जीवन ऐसा कुछ करके स्लोगन वगैरह चलाया गया, उसके फलस्वरूप हमें ऐसा देखने को मिला. ऐसे कई देश हैं जहां पर डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए यू मस्ट हैव टू नॉट ओनली प्लांट अ ट्री मींस 5-10 सैंपल्स, बट यू हैव टू मेक इट सर्वाइव. तुम उसको सर्वाइवल देना है तभी तुम्हें डिग्री मिलेगी. अब मुझे लगता है हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो ये हीट वेव और ये टेम्परेचर देखने को मिल रहा है बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट को लेकर, हमें प्लांटेशन खत्म करके डिफोरेस्टेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर हमें प्लांट के मेजरमेंट को और उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा और वाटर लेवल कहां जाएगा और कैसी कैसी कैलेमिटीज देखने को मिलेंगी. एक सर्वे के जरिए है कि एक प्लांट के नीचे मिनिमम 3.5 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है हीट का, है ना. बहुत इंपॉर्टेंस है. आपने देखा कभी हाईवेज वगैरह होती हैं, हाईवे वगैरह पे बड़ी सड़कों पे जो 1 वे एक तरफ से जाने का एक तरफ आने का होता है, 2-4 वे बनती है, उसमें आप अगर ध्यान दिए होंगे तो बीच में पेड़ लगाए जाते हैं कुछ जगहों पे, और बड़ी सिटीज में बड़े देशों में तो और ज्यादा है. एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों के द्वारा निकल रही है वो उसको ऑब्जर्व करने में काम करता है. दूसरा आपको नहीं पता होगा, एक तरफ से दूसरी गाड़ियों की जो लाइट्स रात में होती हैं और उनके बीच का जो इंडिकेटर लगाया गया रहता है, आपने देखा होगा जो येलो कलर की लगी रहती है ताकि पट्टियां बताती हैं व्हाइट कलर की पट्टियां कि ये सड़क यहीं तक है, इसके पीछे साइड में सड़क नहीं है, ताकि आप 100 प्लस भी चल रहे हो तो एक्सीडेंट का खतरा ना हो. ऐसे में सामने वाली का डीपर लाइट जो उधर से आ रहा हो और आप इधर से जा रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइजन ना करें. तो कई मामलों में प्लांट्स हमारे लिए और वैसे भी बड़ी सड़कों पर निकलने के बाद हवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है ना. सड़कें हाइट्स पे होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, साइंस के टीचर उस पर फिजिक्स वाले आपको ज्यादा प्रकाश डालेंगे, पर मेरा कहना है कि पेड़ों का बहुत बड़ा अहम योगदान है अपने जीवन में. अपने जीवन के स्टार्ट होने से लेके और जीवन के खत्म होने तक, अपने जीवन के स्टार्ट होने से लेके और जीवन के खत्म होने तक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो प्लांट है. आप जन्म लेते हो तो आपके जन्म से ही आपका जो वो डगारी देखा आपने बच्चे को खेलने के लिए दिया जाता, चलने के लिए, तब से लेके पालने से लेके, अब तो खैर प्लास्टिक का बनाने लग गया हूं, कितना ही ड्यूरेबल होता है आपको भी मालूम है. फर्नीचर जिस पे आप बैठो, आप यू कैंट इमेजिन योर लाइफ विदाउट द प्लांट्स. And what we are contributing on an average, a person is using and consuming minimum 7 to 8 plants into a life. And what we are contributing, I hope कि सभी लोग 10, 12, 15 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, पर आप में से कितने लोगों ने कितना प्लांट अभी तक सरवाइव किया है? अगर 8 प्लांट हम एक एवरेज लेके चले एक व्यक्ति में, तो लगभग 1 से 1.5 या 2 का आपने इस्तेमाल कर भी लिया. क्या एक भी प्लांट लगाया? This is very important to understand. It's not only a chapter which you have to understand and which you have to learn. By this chapter, you have to understand the importance of the forest and wildlife. It is very important for the monsoon as well. Earlier, 15 से 10 के 15 जून के बीच में मानसून झमाझम चालू हो चुकी होती थी. एलिनो लाइनो आपको पढ़ना है, उसका इंपैक्ट भी कम होता है प्लांट्स और फॉरेस्ट की वजह से. पर आप अपने आसपास में कितने फॉरेस्ट देख पा रहे हो? आप लोगों के एज में हुआ करते थे तो गांव में कम से कम 10 लोगों के बागीचे हुआ करते थे. आपके सियाही सर यहाँ बैठे, इनसे भी पूछ लो, कम से कम 5-7 लोगों के बगीचे हुआ करते थे गांव में. अब किसी के गांव में बगीचा देखने को नहीं मिलता. सबने काट लिया, मकान बना लिए, रोड बना दिया, दुकान बना दिया, खत्म कर दिया. और अब गांव में भी वो सुकून नहीं है जो पहले वहां हुआ करता था. प्लांटेशन पे हम कितना ही ध्यान दे रहे हैं हमें अच्छी तरीके से मालूम. तो दिस इज नॉट ओनली अ चैप्टर, इट्स अ लेसन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसने जो है एक कैटेगरी बनाई. कहा कि वो स्पीसीज, यहां से बहुत ध्यान दीजिएगा, वो स्पीसीज जो बिल्कुल ठीक ठाक है, जितना चाहिए उस हिसाब से है और उसको कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, वो नॉर्मल स्पीसीज है. जैसे ही वो खतरे की सीढ़ी पे आता है तो पहला चीज जो आएगा वो इंडेंजर्ड है. उसके बाद जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या होगा तो क्या है.
फिर आएगा रेयर, जो कहीं कहीं देखने को मिलने लगे। मतलब तीसरी पायदान पे पहुंचते पहुंचते हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि वो रेयर हो जाता है। रेयर समझ रहे हो ना, कहीं कहीं पाया जाने वाला। और फिर वो पहुंचता है एंडेमिक, विलुप्त होने की कगार पर, और फिर क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉर्मल स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज की पॉपुलेशन लेवल कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, और कैटल जैसे सैलपाइन और रोडेंट्स जैसे चूहे वगैरह हो गए, है ना, मवेशी आपके घरों में जो गाय भैंस होती हैं वो नॉर्मल है। पिक्चर्स के जरिए मैंने यहां पर दिखा रखा है। कोशिश की है कि एनिमल्स के सारे पिक्चर्स कैसे भी खोज के लगा दे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। बाकी रटना पड़ेगा वो हम चाहते नहीं, और कोई शॉर्टकट इसके लिए है नहीं। क्लियर है? हाँ, जिस लेवल पे मैंने अभी आप लोगों को 5 मिनट काउंसिल किया, अगर उस लेवल पे तुम इस चैप्टर को फील करोगे, नॉट ओनली अ लेसन, तो मुझे लगता है यहाँ किसी भी नाम किसी भी डेटा को रटना नहीं पड़ेगा। You have to feel that this is not a chapter for the board examination. This is a chapter to make you aware about the most important thing in your life, forest and wildlife. Got it? आज हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से सबसे पहली स्लाइड में हमने एक चीज पढ़ा कि मनुष्य ही सिर्फ वो जीवन नहीं है जिसके लिए इस पृथ्वी पर नेचर ने जीवन बनाया है। हमारे अलावा भी हम बस एक पार्ट है। हमारे बगैर भी जिंदगी है, हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा, पर हमारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी खत्म है ये हमें समझना पड़ेगा एक मनुष्य के रूप में। आप सभी को कोविड का वो दौर याद है, इतने हजारों करोड़ की सफाई करने के बावजूद भी ना तो नदियां साफ हुई थी, ना एयर पोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम में कमी आती थी, और पहाड़ों के और सब कुछ। और आपने कोविड के समय में देखा कई नदियों के धरातल दिखने लगे थे ना। पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा के कई रीजनों से माउंटेन रेंज दिखने लग गए थे साफ साफ, यानी इतना एयर इंडेक्स भी क्लियर हो चुका था नेचुरली, खुद से। बर्ड्स और बाकी चीजों का आना और जाना सब कुछ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया। बर्ड्स को हम लोगों ने खत्म किया, वो एनिमल्स वाले में और अच्छे से पढ़ना भी हम करें, पर किसी और के सर्वाइवल का कारण ना बने। दिस इज वेरी, मतलब सर्वाइवल को खत्म करने का कारण ना बने। मुझे ये लगता है जीवो जियो और जीने दो बहुत पहले से चलता था, ये होना चाहिए, है ना। और वो तब पॉसिबल है। हम में से कई लोग, गर्मियां हैं, कई लोग बुजुर्ग कहा करते थे, पर हम में से सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। अनायास ही आपके घर में उतना अनाज फेंक दिया जाता है जितना आप आसपास के जानवरों को रात को दिन में सुबह शाम खाने को दे सकते हो। 2-4-10 दाने छत पे डाल सकते हो नहाकर, एक किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हो चिड़ियों के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 10-5 मिनट में करोगे, और जब वो आएंगी पिएंगी खाएंगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी टू आफ्टर सीइंग इट। जब आप छत पे जाओ, शाम को जाओ और वो पी के जा रहे हो, घूम रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। करके देखना, ठीक है। अब हमें लगता है कि इससे क्या परेशानी होने वाली। कोई भी एक जीव जो आपके मोहल्ले में, मैंने पहले भी कहा था कि अगर स्टार्वेशन या आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से उसको कुछ हो जाता, तो ऑब्वियसली आपने 10 रुपए बचाना जो उसको देना था आपने नहीं दिया, आप सफाई के नाम पे उस, क्योंकि वो मरेगा, वो डेड बॉडी होगी, फिर उस स्मेल आएगा, तो आप कहीं ना कहीं तो परेशान तो हो गई ना, एक जीवन भी जाएगा। और तो मतलब मैं उतना डीप जाकर नहीं बताना चाहता, पर मैं इतना कहता हूं कि अगर एक मनुष्य चाहे तो आराम से, कई मोहल्ले आपने देखे हैं, हमने देखा है ऐसी कई जगहों पे कि घर बनाया और सामने ग्रास का पूरा जबरदस्त तरीके से वो बना दिया बाउंड्री ना। कौन सा जंगली ग्रास होता है, उससे पता नहीं क्या ही फायदा है, आई डोंट नो, पर थोड़ा सुंदर लगता है। पर प्लांट्स नहीं देखने को मिलते। बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई है, प्लांट्स नहीं देखने को। मसलन अभी यहीं के बगल में आज 2-3 सोसाइटीज हैं, गिन लो तो 10 प्लांट, 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कम से कम 1000 लोगों का घर है, 3 सोसाइटी है अगल बगल में, है ना, इस चौक से लेके उस चौक के बीच में, पर आपको 10 प्लांट भी नहीं मिलेंगे। ट्रीज बड़े वाला तो छोड़ ही दो, आप उस चौराहे से इस चौराहे के बीच में एक भी बड़ा कोई बनियान का ट्री, बरगद का ट्री, पीपल का पेड़ दिखाओ, है? नहीं है, रहा होगा पहले, सब काट दिए गए। तो हम क्या कर रहे हैं? आप में से कई लोगों को लगता होगा कि दोपहर में हम जब निकल रहे हैं तो सड़कों के किनारे से पेड़ के नीचे से निकले, तब पेड़ का इंपॉर्टेंस समझ में आता होगा। गलती से अगर कोई पेड़ दिख जाता होगा कहीं, तो बॉडी खुद बताती होगी कि कितना मजा आ रहा है। तो इसको आपको समझना है। चलें आगे चलें। चलिए, अगला स्पीसीज का खतरा का रेंज यहां से चालू हो जाएगा, जो डेंजर में आ रहा है। किस डेंजर में? विलुप्त होने के डेंजर के पहली सीढ़ी पर है। ऐसे स्पीसीज है ब्लैक बक जो राजस्थान में पाया जाता है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाओ, संगाई और डियर इन मणिपुर। ये वो स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की प्रथम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। समझ गए? समझ रहे हैं मेरी बात? पिक्चर यहां भी 2 मुझे जो मिला है वो मैंने डाला है। अगला आया दूसरे पायदान का वो स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन अब घटने लगी है, यानी उनके अंदर रिप्रोडक्शन, उनकी लाइवलीहुड, फूड
और शेल्टर की प्रॉब्लम आने लग गई है। अब वो ऐसे चीजों में है कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर प्रोन एरिया में आने लगे, खतरे के निशान पे आना चालू हो चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब स्पीसीज जो है वो ब्लू सिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गंगेटिक डॉल्फिन। और डॉल्फिन को हम लोगों ने नेशनल क्या बोला है, एक्वेटिक एनिमल है ना, गंगा के अंदर पाए जाने वाली गंगेटिक डॉल्फिन। और ये आपका जो है ब्लू सिप हमने दिखाया है। एशियाटिक एलिफेंट आप लोगों ने बहुत पिक्चर देखा होगा, पर इन दोनों का बहुत कम मिला होगा तो हमने यहां डाल दिया। क्लियर है? अब आ जाइए रेयर। इसका मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि जो पहले पे नॉर्मल था, दूसरे में खतरे पे बताया गया था, तीसरे में खतरे में पॉपुलेशन घटने लगी थी, अब वो बिल्कुल स्मॉल हो चुका है, खतरे पे नहीं है। समझ रहे हैं? अब उस सिचुएशन में पहुंच चुका है जहां हमें समझना होगा कि नाउ इफ यू विल नॉट मूव फर्दर, तो अब ये वनरेबल कैटेगरीज की तरफ जा रही है यार। समझ रहे हैं? ऐसे में है हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। ठीक है? ठीक है, कोई परेशानी है यहां तक? आगे चलते हैं। अब इंडेमिक की बात करेंगे, मतलब हमने रेयर पे भी ध्यान नहीं दिया है जिन जानवरों पे, वो जानवर अब पर्टिकुलर यूजुअली एरिया में आइसोलेटेड हो चुके हैं नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा। ऐसे में स्पीसीज हैं जो अंडमान के टील, निकोबार के पीजन, वाइल्ड पी और मिथुन इन अरुणाचल, जो किसी जगह पे हैं सिर्फ। चले आगे, समझ में आया? अब आ जाइए एक्सटेंट, वो जो खत्म हो गए, जिन पे हमने सिलसिलेवार तरीके से IUCN की नेमिंग और गाइडलाइन का ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे खत्म हो गए। आप ऐसे कितने लोगों ने गौरैया की आवाज सुनी है सुबह जगने पर? सुबह थोड़ी चहचहाट आती है, नहीं मिलती अब ना के बराबर। वल्चर देखा आपने से किसी ने? दिखता है? ईगल दिखता है? दिखता है, मतलब ना के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं ना। हम लोगों के बचपनों में खेतों के किनारे में बहुत ज्यादा शाम के समय में नहीं जाते थे, कि वो तार का पेड़ होता था वहां बैठे रहते थे, वो डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स वगैरह को वो साफ करते थे, खा के खत्म करते थे। अब वो पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन दोनों हो रहा है। आप कहोगे सर क्या फायदा? एक एग्जांपल है, देख लो वो कैसे मैनेज करते थे, है ना। सांप को कम करते थे, मैनेज करते थे। गिद्ध के अंदर, चील के अंदर तो कहते हैं ना, चील का वो उसका जबरदस्त था, वो लेके चलते वक्त उड़ जाएगा आसमान में, लेके भागते हुए सांप को पकड़ के उड़ सकता है। समझ रहे हो? These species which are not found after the searches known as likely where they are mainly occur. Species may be extinct from a local area, region, country, continent, entire earth से भी माना जा सकता है। ऐसे में एशियाटिक चीता, पिंक ब्लू हेड डक। कोई परेशानी है? बोलिए। अभी एक स्लोगन ही है कि वेयर आर यू चीता। हमने कई जगहों पे देख लिया कि हमने कहा टाइगर, हमने कहा चीता, हमने कहा पैंथर, है ना। ऐसे सभी चीजों के स्पीसीज के बारे में बात की, तो वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल्स की बात हो रही है चीता की। एक यूनिक स्पीसीज स्पेशलाइज्ड कैट फैमिली से है, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और चीता में और लेपर्ड में अक्सर लोग मिस्टेक बना लेते हैं। प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीता वर्स वर्ल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड, और हम एशिया में ही रहते हैं। एशियाटिक चीता इज nearly extinct due to the decline of available habitat and prey. शिकार नहीं मिल रहा था और रहने की जगह नहीं थी। स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1950। क्लियर? कोई परेशानी है? अब एशियाटिक चीता और इसके बीच में कर रहे हैं डिस्टिंग्विश मार्क्स टू लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम कॉर्नर ऑफ आइज टू द माउथ। क्लियर है? सामने से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से दिख गया फोटो में, ताकि अगर किसी चिड़ियाघर में जाओ तो ये ना कहोगे सर ने कहा था कि नहीं, ये तो दिख गया मुझे लेपर्ड देख के। ठीक है? हिमालयन यू टैक्सस इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड स्पीसीज इज अंडर ग्रेड 3 ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। का क्या मतलब होता है? उसको लगाने की जो टेंडेंसी है वो ना के बराबर हो गई, उसको खर्च करने की स्पीड जो है बहुत तेज हो गई। कह सकते हैं ना, मान लो 10 प्लांट लगा रहे हैं उसके और 20 का खर्चा कर रहे हैं, तो जो पहले से वो खत्म होगा एक दिन। समझ गए मेरी बात?
यानी अगर हम इसको सीरीज के जरिए देखने की कोशिश करें तो इसका सफर कुछ यूं स्टार्ट होता है कि यहां अगर कोई चीज है इट इज इनटू द नॉर्मल, है ना, बोलिए, और फिर वो स्टार्ट करेगा वनरेबल, इंडेंजर्ड, एग्निबिक, रेयर, और किसकी वजह से? हम ह्यूमंस की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। चले आगे। अब कहते हैं कि सर फैक्टर क्या है इन सब चीजों का? तो सबसे पहला चीज है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। कहोगे सर क्या हम चीता खा रहे हैं? नहीं भाई, आप चीता नहीं खा रहे, पर चीता जिन माहौल में रह सकता है उसको आप खराब कर रहे हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए आपने जंगलों को साफ कर दिया, तराई वाले इलाकों में भी सेटलमेंट बना दिया। पहले माउंटेनियस रेंज के अंदर जो पिलग्रिम साइट्स थे वहां लोग जाते थे, महीनों महीनों वहां लगता था आने जाने में, और कठिनाइयां थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन कठिनाइयों को सही नहीं करना चाहिए, लोगों को जाने आने के लिए कठिनाइयां सही होनी चाहिए थी, पर लोगों को वहां हमेशा के लिए सेटल नहीं होना था। वहां जो सेटलमेंट होने लग गई है वो ना सिर्फ वहां के लोगों के लिए नुकसान है जो पहले से ही वहां के नेटिव हैं, बल्कि हम लोगों के लिए भी खतरनाक है। आए दिन आपको देखने को मिलता है लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये हो गया, सुना है ना आपने? क्यों? क्योंकि उन इलाकों के पेड़ों को काटना, दुर्गम रास्तों को सुगम बनाने के लिए, यानी जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है उसको इजी विंग बनाने के लिए हमने ये सारी चीजें की। तो ये एक्सटेंपली रिपोर्ट तो करेगी। रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल लैंड, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज, ये तो सबसे बड़ा चीज। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। लगता हमें क्या? अब में से कई लोगों को लग रहा होगा सर ने कहा ये चीज हमें क्या, है ना, हमें क्या? हमें क्या कहने से नहीं होगा। चैरिटी बिगिंस एट यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमें से अगर यहां बैठे हुए 60 लोगों में से कोई अगर 10 भी स्टार्ट करेगा और 2 प्लांट लगाएगा तो 20 प्लांट होंगे, और ये करना चाहिए। कोई स्पेशल डे खोज लो, मम्मा पापा का बर्थडे खोज लो, अपना बर्थडे खोज लो, कोई बढ़िया फेस्टिवल खोज लो, कुछ भी एक दिन खोज लो। अगर रोज नहीं लगाना चाहते तो अभी बारिश होने वाली है, सब लगा देना, क्योंकि इसमें कम मेहनत से प्लांट आपके लग जाएंगे। मानसून चालू होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मानसून, आई होप, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 21 या 22 तक यहां बारिश होने लगेगी। अब देखो बाकी क्या है। मैंने कल ही रात में थोड़ा बैठ के दिस डेट किया था, मानसून विंड और जेट स्ट्रीम को लेकर और लैंड फॉर्म रिसोर्सेज को लेकर चेक किया था, और जो मानसून जहां तक पहुंचा है तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 21 या 22 को यहाँ बारिश होनी चाहिए। बहुत संभव है कि 17-18 तारीख के बीच में ही आंधी वांधी यहाँ देखने को मिलेगी। टेम्परेचर तो डाउन होगा, इतना तो नहीं रहेगा 17-18 तक, लेकिन बारिश की ज्यादा संभावनाएं जो है मानसून वाली वो 21-22 से स्टार्ट हो जाएंगी। अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हो, मेरा मतलब ये प्रेडिक्शन है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये साइंस पे आधारित है। ये जब आप भी पढ़ोगे मानसून को अच्छे से तो आप भी कर सकते हो। चलें आगे। कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है? सब बोलिए। अब कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी भी बहुत बड़ा जिम्मेदार था, क्योंकि आप लोग में से कई लोगों को यह चीज बताई जाती है कि अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया। नहीं, हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर और प्लांटेशन को बिल्कुल बर्बाद किया। उन्हें जिस प्लांट की जरूरत थी उसकी प्लांटेशन कराई, जिसकी नहीं जरूरत थी उसको कोलैप्स कर दिया पूरी तरीके से। ध्यान दिए बगैर कि लैंड खराब हो रहा है, फॉरेस्ट्री खराब हो रही है, वो रिसोर्स खराब हो रहा है, इट डजंट मैटर फॉर देम, बिकॉज दे वर टोटली मनी ओरिएंटेड। वो यहां सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और व्यापार के लिए थे। और हम में से लोगों ने भी नहीं समझा। सम ऑफ द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज इज दैट promotion of the few favored species in many part of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation। मजाक नहीं तो और क्या है। आप किसी एक प्लांट को जबरन लगवा रहे हैं, दूसरे प्लांट को हटवाकर नेचुरली जो ग्रो हो रहा है उसको खत्म करके मैनमेड या फिर ह्यूमन चीजों से या साइंटिफिक जिसका नाम देने लगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? खराब। और नाम क्या दे रहे हैं? सिंगल कमर्शियली वल्नरेबल स्पीसीज वर एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर एलिमिनेटेड। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? फॉर इंस्टेंसेस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड एंड द नेचुरल फॉरेस्ट इन द साउथ इंडिया एंड द चीर पाइन, पाइन का, देवदार का वृक्ष देखने को मिलता है आपको? नहीं मिलेगा। इन हिमालयन हैव रिप्लेस्ड द हिमालयन ओक एंड द सेम टू द फॉरेस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे नहीं है। आपको लगता है कि ताड़ का पेड़, इक्लिप्टस का पेड़ आपके घर के सामने, इसका क्या ही फायदा? कई लोगों को गांव में भी आप जाओगे ना, लोग बोलेंगे इक्लिप्टस का पेड़ है सामने, काट दो उसको। आपको क्या मालूम किस पेड़ का क्या वैल्यू है? पीपल का पेड़ खामखाई जगह लगा रखा है। आपको क्या मालूम कि पीपल का पेड़ का वायु को साफ करने में, यानी ऑक्सीजन की प्योरिटी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है?
ऐसे नहीं हमारे यहाँ पूर्वजों ने इसको भगवान की उपाधि, क्योंकि हम लोगों ने प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको उस लेवल पे लिया। जब आप वैदिक हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वो लोग बहुत अर्ली वैदिक हिस्ट्री से लेके मिडिल वाले में लोग इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। उसको हर चीजों को उन लोगों ने भगवान से इसलिए जोड़ा ताकि उस लेवल पे आप फील करो, क्योंकि एक ही तरीका है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दोगे तो लोग उसका खतरा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अदरवाइज अनायास ही लोग काटेंगे। आप में से कितने लोगों ने सुना है गांव में लोग बोलते हैं कि नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, उसमें देवी जी का वो होता है, ऐसा सुना आप लोगों ने? क्यों कहते हैं ऐसा? हो ना हो, मेडिकली बहुत अच्छा काम करता है, कई तरीके के फिल्ट्रेशन और बैक्टीरिया को फिल्टर करने का काम करता है। कम से इसी बहाने तुम नीम का पेड़ नहीं काटोगे। बबुल के पेड़ का भी अपना रोल है, लोग बोल देते हैं उस पर भूत रहता है, मत जाना, सुना है ना आप लोगों ने गांव में? ऐसे कई कयासे और एग्जाम्पल दिए गए। मान लिया वो कहानियां आपको मजाक किया लगती हो, पर उन्हीं कहानियों के बेसिस पे अगर वो प्लांट बचते हैं तो चलने दो, उन कहानियों को चलने दो, है ना। आपके आसपास में भी आप अगर देख लो, गांव में भी आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है मुश्किल 1 2 3 4 ऐसे, नहीं तो वो भी पूरे गांव भरी रहती थी, अब नहीं मिलता। ये बहुत जरूरी है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसके लिए। एग्रो एक्सप्रेशन, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी द वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ाना है और लैंड को भी हमें खाली कराना है अर्बनाइजेशन के लिए। ऐसे में एक ही एग्जांपल बचता है, जंगलों को काट दो और वहां उसको खेती करो। ये कौन सा तरीका है ना? अगर आप जितने प्लांट काट रहे हैं उतना मैनेज भी करना चाहिए। आप वहां पर ज्योग्राफिकल सर्वे कराइए कि हम ये नहीं कहते कि सड़क नहीं बननी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि फ्लाईओवर नहीं होने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि मल्टी प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। पर आप उसका डायग्नोसिस करो कि अगर मैं यहां पर 100 प्लांट काट रहा हूं तो क्या 60 में काम चल सकता है? इसकी सर्वे टीम बनी है, इंडिया में भी है, सबको अवेयर होना चाहिए। 60-70 में चल सकता है। तो जो 30 प्लांट हम एक्स्ट्रा काट रहे हैं, उस 30 को हम कहां इसमें लगा सकते? चलो काट दिया तो उस सड़कों को बनाने के बाद साइड में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। पर ऐसा होता है? नहीं होता, होना चाहिए, है ना। अब लोग कहें गवर्नमेंट नहीं करती, आप भी कर सकते हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस में यहां साइड में बना, एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, बना है ना। हर किसी व्यक्तियों को जमीन दी गई है, जमीन ली गई है और उनको बदले में अच्छा खासा पैसा मिला है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो लगभग 90% पूर्वांचल एक्सप्रेस में गांवों से होकर गुजर रहा है। गांव के लोग भी अगर चाहें 2-2 प्लांट लगाना चाहें तो साइड में लगा सकते हैं उस सड़क के। मसलन उसके किनारे किनारे हर जगह पे वो सर्विस रोड बना के नहीं बना है, उसका कोई चार्ज नहीं, वो पुल को कनेक्ट करने के लिए, रोड को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, उसके आसपास ही लगा दो ना, मत लगाओ फ्लाईओवर पे जाके आप, क्योंकि वहां अलाउड नहीं है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि अगर आप किसी सड़क के किनारे, किसी सेंटर के किनारे, किसी पार्क के किनारे, किसी मंदिर के किनारे कहीं भी मिट्टी दिख रही है, जगह दिख रहा हो, आप वहां प्लांट लगाओ तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। करके देखना, कोई नहीं रोकेगा। पर अच्छी चीजें करने में शर्म आता है, बुरी चीज करने में शर्म। उसी पार्क के किनारे बाइक के लड़के स्टंट मारेंगे तब शर्म नहीं आएगी, है ना। हम में से कुछ और लोग क्या करेंगे, पानी को वेस्ट करेंगे, तब शर्म नहीं आएगी। कुछ अच्छा करने से पहले शर्म आती है, बुरा करने से ये निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है ना ज्यादा, वो वाला बात है। देखेंगे आंकड़े में तो 1951 से 80 के बीच में अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर फीट फॉरेस्ट को खत्म कर दिया गया एग्रीकल्चर बनाने के लिए। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 26,200 स्क्वायर, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। Substantial part of the tribal belt, especially in the northeastern and the central India, have been deforested and degraded by the shifting cultivation. A type of slash and burn agriculture, ये आपने एग्रीकल्चर वाले में पढ़ना है, ठीक है। जूमिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, वो वाला उसका छोटा सा कयास बता देता हूं, बाकी वो चैप्टर में डीप हम लोग पढ़ेंगे। यहां खेती की, फिर आगे बढ़ गए, यहां जला दिया, छोड़ दिया, फिर आगे चल गए, फिर जला दिया। इस कल्टीवेशन प्रोसेस को हमने जंगलों में भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। चले आगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1951 के बाद 5,000 स्क्वायर फीट फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम पे। 26,200 किस लिए? 26,200 किस लिए? जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट एंड मध्य प्रदेश विच वुड बी inculcate the 40,000 हेक्टेयर ऑफ। और आपने सुना भी होगा वहां पर आंदोलन किया गया था इसके लिए, नर्मदा बचाओ, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था ना, टेहरी बांध में टेहरी गढ़वाल के लोगों ने किया था। चलिए, माइनिंग इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफोरेस्टेशन। बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेन्ड बाय द ऑनगोइंग डोमिनेंट माइनिंग। और अभी आप रिसेंटली सुने होंगे
कि जोशीमठ में जमीन में दरार आ गई, बड़े बड़े घरों में बीच में दरार आ गया, लैंड अपने आप टूट गया, कई जगह पूरा गांव डूब रहा है, खत्म होने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लैंड फॉर्म था वो बताया गया था कि 3 चैनल एंड 4 रेक्टर में वहां पर खुदाई नहीं होनी चाहिए, और एक दिन में कितना करना है उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि उसकी एक वाइब्रेशन होती है जो लैंड में जाती है, उससे ज्यादा करेंगे तो लैंड को फर्क पड़ेगा। पर अनायास वहां पे प्राइवेट कंपनीज थी, ऑफिसर्स ने डिक्लाइन किया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को तो अच्छे से मालूम है ना कि वहां की मिट्टी कैसी है। मसला हम लोगों को मालूम है ना कि एक बारिश होगी थोड़ी बहुत तो हमारी मिट्टी स्लीपी है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं ना बारिश के बाद। तो वहां के लोगों को तो मालूम था ना कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, कितना तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, और तेजी से वहां पर टनल और कनल, हम नहीं कहते कि टनल ना बने, हम नहीं कहते कि 2 जगहों को ना जोड़िए, पर उसी लेवल पे करिए कि आप ये कैसा निर्माण कर रहे हैं जिस निर्माण के सामने बनने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले बाकी सभी चीज नस्तानाबूद हो जाए। ऐसा कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए जो पूर्व के चीजों को ध्वस्त कर दे। समझ रहे मेरी बात? कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ काम होना चाहिए। तो इन सभी बेसिक चीजों को आपको इस चैप्टर के अंदर अभी आज हम लोगों ने बेसिकली जो किया है वो स्पीसीज के बारे में किया है और फॉरेस्ट पे लाकर छोड़ा हूं। अगली क्लासेस के अंदर हम लोग इसमें फॉरेस्ट की कैटेगरीज को देखेंगे और IUCN के द्वारा और भी जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उनके बारे में समझेंगे, मेजर्स के बारे में समझेंगे, कंजर्वेशन मैटर के बारे में समझेंगे कि हम उसको और कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल प्लांटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो बहुत कॉमन है और सबसे चलने वाला चीज है, उसको सब करेंगे सब बोलो, बारिश होगा तो करोगे ना? चलिए, थैंक यू सो मच।